हम लोग डेप्रिसिएशन की बात कंटिन्यू करते हैं जी। डेप्रिसिएशन के अंदर दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो होता है कि डेप्रिसिएशन का मेथड और एक होता है जी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो मेथड है दैट मीन्स के हाउ मच एंड हाउ द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज। ठीक है जी, चार डिफरेंट मेथड्स हैं। डेफिनेटली आप लोगों को ये आते हैं, आप लोग रिवीजन सेशन में बैठे हुए हैं तो शायद हर एक की अलग अलग एग्जांपल मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को एक दफा रिपीट रिवाइज कर लेंगे 2-3 मिनट में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देयर इज अ थिंग विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ द एसेट, कि एसेट आपको टोटल कॉस्ट में कितने का पड़ा है। पिछला जो सेशन था उसमें हमने टोटल कॉस्ट की बात की थी एसेट की। देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट, ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट या अमाउंट वो चीज होती है जो कि इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि एसेट की कॉस्ट को डेप्रिसिएट किया जाता है, लेकिन उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू पहले माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, जब आप उसे बेच देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, तो फिर उस वक्त आपको कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज योर डेप्रिसिएबल अमाउंट। नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का, वो ये कहता है कि साल में हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट की चार्ज होनी चाहिए, और जब आप एसेट को फुली डेप्रिसिएट कर देंगे तो एसेट के अकाउंट में एसेट से मुतालिक जो उसकी बुक वैल्यू हमारे पास पड़ी रहेगी वो इसकी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड की जो डेप्रिसिएशन होती है वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर that is equal to cost minus residual value multiply by depreciation rate if the depreciation rate is given, और अगर आपको depreciation rate नहीं दिया हुआ तो cost minus residual value into 1 over useful life, क्योंकि इसकी जो useful life होती है 1 over useful life ये depreciation rate के इक्वल ही आती है। ठीक है जी, सो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर इज सेम। एक पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो सेम होगी, और हम हर साल एक साल की डेप्रिसिएशन जब चार्ज कर लेंगे तो बाकी सारे सालों की जो डेप्रिसिएशन है वो भी सेम ही होगी। दूसरी चीज ये है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये है जी कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएशन रेट के साथ। नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन रेट है वो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन रेट आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के क्वेश्चन में दिया होता है। अगर ना दिया हो तो फिर आप उसमें से वो चीज जो है ना वो माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, और ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट है एक्चुअली कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू इज समथिंग जो कि आपने हमेशा कॉस्ट के अंदर से माइनस करके लिखनी होगी। तो यहाँ पे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और इसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास एसेट की ओपनिंग WDV आ जाएगी। इस पूरे का पूरे फैक्टर को हम लोग ओपनिंग WDV भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इफ इट इज कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, थोड़ा सा फर्क होगा। अगर रेजिडुअल वैल्यू है, इफ देयर इज अ रेजिडुअल वैल्यू, तो फिर आप लोग इस एसेट का जो फॉर्मूला लगा रहे होंगे वो इस तरीके से कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डाल रहे होंगे। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे भी होता है कि डेप्रिसिएशन का जो है ना वो रेट आप लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। तो डेप्रिसिएशन रेट का एक फॉर्मूला भी होता है जो कि मैं अब आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। और डेप्रिसिएशन रेट अगर आपको ना दिया गया हो तो आप डेप्रिसिएशन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस यूजफुल लाइफ थ्रूट ऑफ 1 माइनस यूजफुल लाइफ थ्रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, जिसको आप रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। तो एक्चुअली ये जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, इसमें आपको
डेप्रिसिएशन रेट के साथ साथ रेजिडुअल वैल्यू भी इसकी दी जाएगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिडुअल वैल्यू भी दी होती है और वो आपने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करनी है। बट इफ यू आर नॉट गिवन ए रेजिडुअल वैल्यू तो फिर आप उसको 1 रुपीज रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन होता है वो रेजिडुअल वैल्यू के साथ आप उसको कैलकुलेट करते हैं। जी जनाब, कोई सवाल यहां तक? अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और हम लोगों ने हर साल की डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देख रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिस की बात करते हैं। नॉर्मली कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक बिजनेस है जो कि अपने एसेट की डेप्रिसिएशन को इस तरीके से डिसाइड करता है कि जनाब चलें जी, जो उसकी जो भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से, तो अगर हम उस मशीन को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से लेके चलें तो फिर उसकी जो है वो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट परचेज कर लिया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 1000 यूनिट्स ही जो है ना 10,000 यूनिट्स बना के देने हैं, ये उसकी टोटल कैपेसिटी। इसके बाद उसके अंदर एक लॉक लग जाएगा और वो लॉक जो है ना वो आप खुलवा नहीं सकते। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल कैपेसिटी। अब हर साल जितने यूनिट्स आप बनाया करेंगे, फॉर एग्जांपल ईयर 1 में आपने यूनिट्स बनाए हैं, आपने जो प्रोडक्शन की है दैट इज 2000 यूनिट्स। ईयर 2 में आपने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ईयर 3 में आपने कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया और ईयर 4 में आपने 5000 यूनिट्स इससे प्रोड्यूस किए हैं। तो हर साल इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो हम लोग कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है दैट इज 11 मिलियन और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो है 1 मिलियन, तो इस एसेट की जो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यानी कि डेप्रिसिएबल अमाउंट है दैट इज 10 मिलियन, जो कि 10,000 यूनिट्स बनाएगी। तो जिस साल 2000 यूनिट्स बने उस साल 2 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जिस साल 3000 यूनिट्स बने उस साल 3 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जिस साल आपने कोई यूनिट नहीं बनाया उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी और जिस साल आपने 5 यूनिट्स बनाए हैं उस साल 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 4 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो एसेट की जो WDV बनेगी, WDV दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलियन रिटन डाउन वैल्यू, जिसे नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, ये 1 मिलियन बच जाएगी जो कि उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी जो है वो किसी भी मशीन की 2-3 तरह से आइडेंटिफाई की जा सकती है। एक मशीन ऐसी है जो फाइनल यूनिट्स बनाती है तो हम उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें एक मशीन ऐसी है जो यूनिट कोई नहीं बनाती लेकिन फिर भी है कि वो यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगी हुई है विच इज जनरेटर, एक बहुत बड़ा जनरेटर आपने लगाया हुआ है जो शायद 200 kV का जनरेटर, और वो आपकी पूरी फैक्ट्री को बिजली प्रोवाइड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट की बिजली का पता कोई नहीं होता, फौरन चली जाती है जब भी कभी उसका दिल करे। अगर मशीन आपकी बंद हो गई तो उसको दोबारा सेटअप करने में भी कितना टाइम लग जाता है। तो आप लोगों ने जनरेटर लिया, अब जनरेटर कोई यूनिट नहीं बना रहा लेकिन वो चलता है घंटों के हिसाब से। तो अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वगैरह ना हो तो हम एक वर्किंग आवर बेसिस पे भी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जनरेटर है, उसके बारे में यह बताया जाता है कि वो 10,000 आवर्स चलेगा और वो 10,000 आवर्स में हर साल जितनी दफा भी वो चल रहा होगा, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, जितने आवर्स वो चला है उस आवर्स के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन हम बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से किया था। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर 2 बेसिस होती हैं, वर्किंग आवर बेसिस और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बेसिस। आप इन दोनों के हिसाब से इसकी कैपेसिटी जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या ये जो फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन रेट को फाइंड करने का, क्या ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम होता है? जी नहीं। देखें, ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन रेट को फाइंड करने का फॉर्मूला, और ये अभी हम ऊपर लिख के आए थे डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू 1/, यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। आवर मेथड सिर्फ मशीन के लिए होता है। देखिए, ये जरूरी नहीं है क्योंकि आपने डिसाइड नहीं करना
कि कौन से मेथड के लिए क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हो, किस तरीके से होगा, क्या इसको मशीन आवर से करेंगे या इसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से करेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि यार इसको मशीन आवर के हिसाब से जो है ना उसको डेप्रिसिएट कर दो, इस एसेट को वर्किंग आवर्स के हिसाब से डेप्रिसिएट कर दो। जब आप थोड़े से बड़े होंगे तो यू विल नॉट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपके माइंड में ये चीजें ऑलरेडी वेरी क्लियर होंगी। इन टर्म्स ऑफ टाइम जो कैलकुलेट हो सके, ठीक है जी। मतलब आपके सवाल का मैं जवाब जो दिया है वो यही है कि बता देगा एग्जामिनर क्वेश्चन में कि ये जो कॉस्ट है इसको आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से डेप्रिसिएट करना है, इसको वर्किंग आवर्स के हिसाब से डेप्रिसिएट करना है एंड सो ऑन, राइट। अच्छा जी, एक सवाल है सर, जो RM का डेप्रिसिएशन रेट का फॉर्मूला में रेजिडुअल वैल्यू गिवन है ना हो तो 1 कंसीडर करेंगे। जी बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया कि इसको 1 कंसीडर करना चाहिए, 1 कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 0 कंसीडर करेंगे रेजिडुअल वैल्यू तो ये डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला है ये आपका, इसका आंसर जो है ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी 0 आ जाएगा। अगर आप स्क्रैप वैल्यू 0 करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो आपको इसके लिए कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्किंग आवर से रिलेटेड बचे ये मैंने बात बता दी कि फर्ज करेंगे 10,000 आवर्स जो है ना ये मशीन चलती है, और हम लोगों ने कहा कि 1 साल ये मशीन जो है ये सिर्फ यहाँ ये जो जनरेटर है ये सिर्फ 2000 घंटे चला, दूसरे साल ये 3000 घंटे चला, तीसरे साल ये बिल्कुल भी नहीं चला, चौथे साल ये 5000 घंटे चला। तो इस हिसाब से इसकी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि मशीन की फर्ज करें अगर कॉस्ट है 11 मिलियन और इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 1 मिलियन है, तो इसकी जो डेप्रिसिएबल अमाउंट बनेगी जिसको आपने डेप्रिसिएट करना है वो 10 मिलियन है। तो 10 मिलियन है 10,000 आवर्स की, तो 2000 घंटे जब चलेंगे तो 2 मिलियन का इसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनेगा। 3000 घंटे चलता है तो 3 मिलियन का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनेगा। 0 आवर्स चला तो 0 और 5 मिलियन चौथे साल इसका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बनेगा, ठीक है जी। सर स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अलावा जो 2 हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, देखें पढ़ लें। इसमें क्वेश्चन नॉर्मली स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस ही यूज होता है। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट्स के या जितने भी कंपनीज के ऑडिट्स किए हैं वो ज्यादातर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करती हैं, नॉर्मली बाकी तो इतने ज्यादा यूज नहीं होते। देखें जो वर्किंग आवर मेथड है, जो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से डेप्रिसिएशन है, वो तो तभी डेप्रिसिएट होगी ना जब आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में तो ऐसे होता है ना कि एसेट यूज हो या ना हो आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही तब करते हैं जब वो कोई एसेट परचेज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से या वर्किंग आवर्स के हिसाब से, तो फिर जब वो यूज नहीं होगा तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, ठीक है। ये इस मेथड का, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मेथड का ये बेनिफिट है कि अगर एसेट यूज ना हो रहा हो तो उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। अगर एसेट फुली डेप्रिसिएट हो जाए तो और फिर भी वो आपके यूज में हो तो आप उसको फिजिकली यूज करते रहते हैं, लेकिन उसको जो है वो अपने अकाउंट्स में फुली डेप्रिसिएटेड एसेट के तौर पे दिखाते रहते हैं। एक बच्चे ने कहा जी सर वो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा गाइड कर दें। फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे दोबारा लिख के बताएं तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। हम लोग चलते हैं जनाब डेप्रिसिएशन के चौथे मेथड की तरफ, विच इज सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, काफी इजी मेथड है और बस आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है और उसके बाद जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है depreciation for the year, that is equal to cost minus residual value, यानी कि depreciable amount multiplied by current year factor divided by total factor, ठीक है जी। depreciation for the year, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू करंट ईयर फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर। पहले हम टोटल फैक्टर की बात करते हैं। टोटल फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनाब n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, जहां पे n क्या है, ये इसको यूजफुल लाइफ कहते हैं।
ठीक है जी, नंबर 1। दूसरा है करंट ईयर फैक्टर। करंट ईयर फैक्टर, इसको याद करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है, रिमेनिंग लाइफ एट स्टार्ट ऑफ ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एक एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो है 5 साल, तो n इंटू एन प्लस 1/2 कितना बनेगा जनाब, 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 15। ठीक है जी। अच्छा, और करंट ईयर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं ईयर 1 में, ईयर ऊपर लिख देते हैं, पहले साल के शुरू में ये एसेट कितनी देर तक यूज होगा, 5 साल, तो करंट ईयर का फैक्टर कितना होगा, 5। दूसरे साल के शुरू में इस एसेट की यूजफुल लाइफ रह चुकी होगी 4 साल। तीसरे साल के शुरू में इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो रह चुकी होगी 3 साल। चौथे साल के शुरू में इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो रह चुकी होगी 2 साल। और 5वें साल में इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसके शुरू में वो रह चुकी होगी 1 साल। ठीक है जी। और इस तरीके से आप ये इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है एक एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ है जनाब 10 ईयर्स। तो देखें इसका n कितना बनेगा, जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। जी जनाब, तो ये जो फैक्टर हो गया ये तो हो गया 12। अब हम ईयर वाइज इसका करंट ईयर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। पहले साल के स्टार्ट में इस एसेट की यूजफुल लाइफ होगी 10 साल, तो पहले साल के लिए 10, दूसरे साल के लिए 9, तीसरे साल के लिए 8, चौथे साल के लिए 7 एंड सो ऑन। और जब आप 10वें साल में पहुंचेंगे तो आपका करंट ईयर फैक्टर 1 रह जाएगा। तो ये समझ लें कि यूजफुल लाइफ को उल्टा करके लिखें तो ये बन जाता है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1, और मैं कहता हूं कि एसेट की जो कॉस्ट है वो है 10 लाख रुपए, 1 मिलियन 10,000 कर लेते, 10,000 रुपए, बल्कि आसानी के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए हम इसको 55,000 रुपए कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है वो ये है कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू करंट ईयर फैक्टर ओवर टोटल फैक्टर। तो कॉस्ट है जी इसकी 55,000, रेजिडुअल वैल्यू आपको पता है कोई नहीं है, तो करंट ईयर फैक्टर है जी 10 ओवर 55। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन बनेगी पहले साल की बनेगी 10,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल इसी तरीके से, कॉस्ट है जी 55,000, करंट ईयर फैक्टर है 9 और टोटल फैक्टर है 55, तो आपकी डेप्रिसिएशन बनेगी 9,000। तीसरे साल की बात करते हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो है 55,000, करंट ईयर फैक्टर है 8 डिवाइडेड बाय 55 यानी कि तकरीबन 8,000। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में पहले साल उस एसेट की 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, चाहे वो एसेट जब मर्जी परचेज किया हो। ठीक है जी। तो ये है जनाब हमारे पास 3-4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, फॉर्मूले बात किए। अब जो अगली चीज देखनी है ना इसके मुतालिक वो ये है कि डेप्रिसिएशन कैसे और कितनी चार्ज की जाए, हाउ मच। नॉर्मली जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। मंथली डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फुल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड, फुल मंथ डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ परचेज, इन द मंथ ऑफ परचेज, जिस महीने इस्तेमाल की है, इन द मंथ ऑफ परचेज, एंड नो डेप्रिसिएशन इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। यानी कि जब आपने उसको डिस्पोज किया है तो उस मंथ कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। दिस इज द रूल दैट वी फॉलो। ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर ऑटम 20 का एमसीक्यू करवा दें, यार वो मुझे सेंड कर दो, आई विल नॉट बी एबल टू ओपन दैट हियर, तो आप मुझे सेंड कर दो तो मैं यहां से पढ़ के ही ना सब लोगों को उसकी एग्जांपल करा दूंगा। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं, मंथली डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अच्छा, ये रूल है, इस रूल को के अंदर कुछ और चीजें भी हैं। मंथली डेप्रिसिएशन के अंदर रूल तो ये है कि फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए जिस महीने परचेज हुआ,
और कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ना की जाए जिस महीने वो डिस्पोज हुआ। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि आप बिल्कुल लास्ट डे पे परचेज करते हैं एसेट, लास्ट डे परचेजेस, दिस शुड बी कंसिडर्ड एज परचेज्ड इन नेक्स्ट मंथ। इसका क्या मतलब है? कहते हैं जनाब कि हमने 30 जून को एसेट परचेज किया है, हम कहते हैं अच्छा जून, तो चलो जून की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करो। क्यों? क्योंकि ये जून के महीने में परचेज हुआ है। तो नॉर्मली ये अक्लमंदी का मुजाहरा करने की जरूरत है कि हम लोग जून के महीने की डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करें, जबकि एसेट जो है वो तो आपने परचेज ही आखिरी दिन जाके किया, जून में तो वो एसेट यूज ही नहीं हुआ। तो जनाब 30 जून का मतलब ये है कि ये एसेट जो है ये 1 जुलाई को परचेज हुआ है, और अगर हमारा ईयर एंड दिसंबर में जा रहा है तो हमें जो जून के महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है। ठीक है जी। लास्ट डे परचेजेस शुड बी कंसिडर्ड एज परचेज्ड इन नेक्स्ट मंथ। ठीक है। और फर्स्ट डे सेल्स, फर्स्ट डे डिस्पोजल्स, अगर आप पहले दिन एसेट को डिस्पोज कर दें तो इसका ये मतलब है कि ये जो एसेट है ये उससे पिछला महीना पूरा यूज हुआ है, तो जिस मंथ में डिस्पोज हुआ है उस मंथ में इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे। जो फर्स्ट डे डिस्पोजल्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट करें कि हम कहते हैं कि 30 जून 1 जून को आपने जो है ना वो 1 जून को डिस्पोज कर दिया, तो जनाब रूल ये रखें कि जिस महीने एसेट मेजॉरिटी यूज हुआ है वो महीना उसका यूजेज का महीना होना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट डे के डिस्पोजल्स हैं उनको आपने फर्स्ट डे का डिस्पोजल के तौर पे ही कंसिडर करना है। यानी कि आपने इसकी जून में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, अगर 1 जून को कोई एसेट डिस्पोज हुआ है तो फिर उसके ऊपर 5 महीनों की डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करनी चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एसेट एक महीने में आधे टाइम से ज्यादा यूज हो गया है तो फिर वो उस एसेट उस महीने का परचेज या सेल्स कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी, सही है। अगर 29 जून पे आ जाए तो भी वही रूल अप्लाई होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है वो उसको आपने कंसिडर करना है। अब यहां पे स्टैंडर्ड ने कोई रूल नहीं बताया कि अच्छा 25 तारीख को 4:55 और 33 सेकंड के बाद अगर कोई एसेट आएगा तो उसको हम ऐसे कंसिडर करेंगे। ये इस तरह से स्टैंडर्ड ने कोई रूल नहीं बताया। ठीक है जी। हम लोग लास्ट मतलब जो लास्ट डे परचेजेस है उसको हम ये कंसिडर करेंगे कि ये एसेट फिर उस महीने यूज ही नहीं हुआ जिस महीने परचेज हुआ। तो ये 30 जून वाले दिन तो ये एसेट परचेज हुआ है, एक दिन में इसकी कितनी डेप्रिसिएशन, हम पूरे मंथ की डेप्रिसिएशन एक दिन के हिसाब से तो नहीं चार्ज कर सकते ना। सो दिस इज द रूल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको ज़हन में रखना चाहिए कि एसेट अगर एक महीने में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज हुआ है तो फिर उस महीने के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है जी। तो आप फिर इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा सर अगर मिड में डिस्पोज कर दिया तब भी उस मंथ की डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। चले इसमें क्योंकि स्टैंडर्ड ने कोई रूल नहीं बताया है तो हम टोटके के तौर पे ये कह सकते हैं कि 15 दिन से ज्यादा अगर एक एसेट जो है वो यूज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट इज यूज्ड मेजॉरिटी ऑफ द मंथ, तो इसके ऊपर पूरे मंथ की डेप्रिसिएशन जो है ना वो चार्ज कर लेनी चाहिए। ठीक है। नॉर्मली आप देखें ICAP के पास पेपर के सवालों में जो डिस्पोजल्स हैं या जो परचेजेस हैं ये मेजॉरिटी और मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में होती है या मंथ के बिल्कुल एंड में होती है। एग्जामिनर आपको, क्योंकि वो एक ग्रे एरिया है जिसके ऊपर अभी स्टैंडर्ड ने डिटेल से कोई गाइडलाइन नहीं दी है, तो एग्जामिनर भी आपको उस तरीके से तंग नहीं करता। ठीक है। हो सकता है कभी कभार बीच में उसने किसी 1-2 दिन पहले की बात की हो। ठीक है, या इस तरीके से। डिस्पोजल एट लास्ट डे ऑफ द मंथ के बारे में क्या होगा जी? डिस्पोजल एट लास्ट डे ऑफ मंथ, देखे ना वो पूरा महीना वो एसेट आपका यूज हुआ है तो आपको उसकी डेप्रिसिएशन डेफिनेटली चार्ज करनी चाहिए। सर अगर 30 जून को परचेज किया और 1 जुलाई को डिस्पोज तो नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, वो 1-2 दिन इस्तेमाल हुआ है, इतनी छोटी सी डेप्रिसिएशन हम नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है जनाब। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने मंथली चार्ज करनी है। अब हम आगे चलते हैं
और हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्रीज क्या होंगी। देयर आर टू डिफरेंट वेज जिसमें आप लोग डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। हम लोग कहते हैं टू अकाउंट्स कौन कौन से हैं, कॉस्ट के हैं और नेट बुक वैल्यू के, और वन अकाउंट की बात करते हैं कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, और वन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये है जी WDV है। टू अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जब हम चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर, तो हम उसकी एंट्री कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। और टू अकाउंट के अंदर कॉस्ट का अकाउंट अलग बनता है जब हम एसेट परचेज करते हैं। नॉर्मल ये वैसे मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। जब आप एसेट परचेज करते हैं तो आप कॉस्ट ऑफ द एसेट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। कैश या बैंक या पेबल या एडवांसेस जो भी है वो आप क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है जी। तो और उसके बाद आप उसकी डेप्रिसिएशन करते चले जाते हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। जब आप इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के अंदर जब आपने नॉन करंट एसेट्स लिखने होते हैं तो उसमें आप एसेट की कॉस्ट लिखते हैं, एसेट एट कॉस्ट, और फिर उसमें से माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वाली जो अमाउंट होती है ये आप शो करवाते हैं। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स कि जनाब आपने जब भी टू अकाउंट्स के हिसाब से करना है तो आपने एसेट अलग की कॉस्ट अलग दिखानी है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल अलग दिखाना है। इन दोनों को नेट करके शो नहीं करवाना। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो नॉर्मली फेस ऑफ द बैलेंस शीट के ऊपर जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, इसके फेस के ऊपर इन दोनों को नेट करके दिखा देते हैं। तमाम एसेट्स को इकट्ठा करके एसेट की एक फिगर दिखाते हैं, और नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर फिर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हम दूसरे टाइप के अकाउंट की बात करते हैं, और जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो होती है उसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है कि जहां जहां पे आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का यूज करना होता है उस जगह पे हम लोग इसको चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। जो कॉस्ट अकाउंट होता है वो हर वक्त उसमें एसेट की कॉस्ट नहीं आ रही होती, और जब हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एसेट जो होता है, एसेट की टोटली जो नेट बुक वैल्यू आ रही होती है वही सीधी सीधी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करा देते हैं। ठीक है जी। सही है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी एंट्री करते चले जाते हैं। आपने अगर एसेट को परचेज किया तो एसेट के परचेज करने की एंट्री तो वही होगी, कॉस्ट अकाउंट डेबिट, एसेट का एसेट यानी कि एसेट अकाउंट डेबिट, और कैश या बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब आप कैश देंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक देंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने रिसीवेबल खड़े कर लिए हैं तो रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपने कोई एडवांसेस दिए हुए हैं, एडवांसेस आपने अपने पास रिकॉर्ड किए होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे, एसेट आपके पास आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अल्टीमेटली आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में से माइनस करके दिखाना है। और अगर आप वन अकाउंट को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन भी कॉस्ट अकाउंट में ही डाल रहे हैं, जो का एसेट का अकाउंट जिसे हम कहते होते हैं एसेट का अकाउंट, तो उस एसेट के अकाउंट में फिर हर दफा जो उसका क्लोजिंग अमाउंट बनेगा वो उसकी सीधी सीधी क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू बन जाएगी। राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टू अकाउंट और वन अकाउंट विच इज द डेप्रिसिएशन एंट्री। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें बात करते हैं जी डिस्पोजल की। जब आप एसेट को डिस्पोज करते हैं तो उसको डिस्पोज करने में डिफरेंट टाइप की चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एसेट आपके पास यूज में था, आपने उसको सेल कर दिया, तो यानी कि सेलिंग ऑफ द एसेट ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ इज व्हाट वी कॉल डिस्पोजल ऑफ एसेट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपका एसेट जो था वो जाया हो गया, उसको आग लग गई। ठीक है जी। और आग लगने की वजह से वो अब स्क्रैप हो गया है। ठीक है। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपने एसेट को एक्सचेंज किया है। इन तीनों चीजों को मिला के डिस्पोजल कह सकते हैं। तो डिस्पोजल का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि डिस्पोजल में आपने एसेट को सेल कर दिया है। डिस्पोजल मीन सेलिंग ऑफ द एसेट या एसेट लॉस्ट बाय एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट और एसेट एक्सचेंज विद एन अदर एसेट। ठीक है जी। जब भी कभी आपका एसेट जो है वो लॉस होगा, सेल होगा या एक्सचेंज होगा, तो आपने उसके लिए डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल की एंट्री करनी है। जहां तक बात है डिस्पोजल का अकाउंट बनाने की, तो आपने सिंपल ये करना है कि एक डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है।
गौर से देख लीजिएगा, और सिंपल रूल्स हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है। डिस्पोजल का आपने अकाउंट बनाना है, आपने सेल किया तो डिस्पोजल के आगे लिख दे सेल्स, आपने एसेट को एक्सचेंज किया तो डिस्पोजल के आगे लिख दे एक्सचेंज, और अगर आपने एसेट को अगर आपका एसेट लॉस हो गया है, लॉस बाय फायर, जिसे हम अबनॉर्मल लॉस भी कह सकते हैं, कि एसेट लॉस बाय फायर हुआ तो फिर हम इसको आगे अबनॉर्मल लॉस या लॉस बाय फायर लिख देंगे। ठीक है, बहरहाल इन तीनों केसेस में डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा। तो वन स्टेप बाय स्टेप आपने एक चीजें करनी है। सबसे पहले जो चीज आपको मिली है इस एसेट को डिस्पोज करने के बाद, इफ यू गॉट कैश तो कैश को डेबिट कर दी। सबसे पहले देखें कैश आया, चिल करें, कैश को कर दें डेबिट, ठीक है, और डिस्पोजल अकाउंट को कर दें क्रेडिट, यानी कि डिस्पोजल में कैश यहां पे क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। ठीक है जी, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। दूसरी चीज, जो आपने एसेट दिया है वो आपके पास उसकी कॉस्ट आपके कॉस्ट अकाउंट में पड़ी होगी, तो उसकी कॉस्ट वहां से निकाल दें, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, आपको कहता है जनाब ये वाला एसेट था, ये डिस्पोज हो गया, ये एक्सचेंज कर दिया, ये सेल कर दिया, ये हमने जो है ना वो लॉस बाय फायर कर दिया, व्हाटएवर, वो एसेट की जो कॉस्ट उसके कॉस्ट अकाउंट में पड़ी हुई है वो अब हमारा एसेट नहीं रहा, अब हमें उसको उसकी कॉस्ट में से निकालना पड़ेगा, तो उसको कर देंगे क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो यहां पे आ जाएगी। सिमिलरली एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर वो वाला एसेट जो डिस्पोज किया है, जो एक्सचेंज किया है, उसकी जितनी भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो वहां से निकालेंगे और उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस आपको पता है क्या आ रहा होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता है क्रेडिट साइड पे, हमने उसको डेबिट करना है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना वो हम लोग वहां से उठा के इधर डाल देंगे। तीसरी चीज, अगर कोई आपको इसके हिसाब से कोई नया एसेट मिला है, न्यू एसेट अगर मिला है तो, अगर नहीं मिला तो फिर इसकी एंट्री नहीं करेंगे। न्यू एसेट आप देख लें कि इस एसेट को एक्सचेंज करने से कोई नया एसेट मिला है। अगर कोई नया एसेट आपको मिला है तो वो आपके कॉस्ट के अंदर जाके डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो अपने अकाउंट में। यानी कि ये देखिए हमने क्या किया कि जो ओल्ड एसेट था उसकी कॉस्ट अपने कॉस्ट अकाउंट से निकाली और जो न्यू एसेट था उसकी कॉस्ट हमने कॉस्ट अकाउंट में ऐड कर दी। सिंपल हो गया, यानी कि जो आ रहा है, कैश आया, कैश लिख लिया, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आया, उसकी एसेट हमने डेबिट कर लिया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोगों ने वहां से निकाला है। यानी कि ये चीजें जो है ना, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये वो है जो हम चीजें अपने अकाउंट्स में से निकाल रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये वाली चीज जो है ये अब हमारे अकाउंट्स में नहीं होनी चाहिए। वो एसेट जो हमने दे दिया, जो जाया हो गया या जो डिस्पोज हो गया, जो एक्सचेंज हो गया, वो अब हमारी बुक्स में नहीं होना चाहिए। तो उसकी बुक्स के, हमारी बुक्स के अंदर उसका जितना डेबिट बैलेंस था हमने उसको क्रेडिट कर दिया और जितना क्रेडिट बैलेंस था उसको डेबिट कर दिया। फिर हम कहते हैं कि हमें मिला क्या क्या, हमें कैश मिला, हमें नया एसेट मिला, तो जो जो चीज हमें मिलती गई वो हमने अपने अकाउंट में डालते चले गए। कभी कभार ऐसे भी होता है, नॉर्मली जब आपका एसेट लॉस बाय फायर होता है तो आपको कुछ इंश्योरेंस मिल जाती है, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। ठीक है जी, इंश्योरेंस क्लेम कभी कभार तो उसी अमाउंट का होता है जितनी अमाउंट आपकी जाया हुई होती है, कभी कभार उससे कम या ज्यादा अमाउंट का होता है। बहरहाल जितना इंश्योरेंस क्लेम आपको कैश या बैंक में मिल गया है तो उस अमाउंट से कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो इंश्योरेंस क्लेम जो है ये आपका रिसीवेबल बन जाएगा, इसको डेबिट करना है और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इफ एनी, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास एक एसेट क्रिएट हो जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी से हमने ये इंश्योरेंस क्लेम लेना था। सही है जनाब। तो इस तरीके से हमें जो मिलता गया या जो हमारी चीज आती गई उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, उनको सबको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया और जो चीजें जा रही थी उनको क्रेडिट कर दिया, एक्सेप्ट फॉर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो एक क्रेडिट का अकाउंट है। सही है, तो इस तरीके से जब आपने सारी एंट्रीज कर दी तो फिर आपके पास जिधर भी बैलेंसिंग फिगर आई, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गॉट बैलेंसिंग फिगर हेयर, ठीक है जी, आपको बैलेंसिंग फिगर इधर आती है तो इसे हम कहते हैं, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है गेन ऑन डिस्पोजल, क्या आपको डिस्पोजल का गेन मिल गया। एंड इफ यू गॉट बैलेंसिंग फिगर इन क्रेडिट साइड,
तो इसे हम कहते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, और ये हमारा अकाउंट क्लोज होता है। तो इन तीनों चारों सिनेरियोज में से जिस भी सिनेरियो में आपने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि जो चीजें गई हैं वो हमने अकाउंट में से निकाल देनी है और जो आई है उनको अपने अकाउंट में ऐड कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो, एक और चीज भी आ सकती है। हमने बात की कैश आया तो ये कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट को ये करना है, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन को ये करना है, न्यू एसेट आया तो उसको डेबिट करना है, इंश्योरेंस क्लेम आया तो उसको डेबिट करना है। देयर इज अनदर थिंग, अगर कभी आपने एसेट डिस्पोज किया है ड्यूरिंग द ईयर, एसेट डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द ईयर, एसेट जाया हुआ साल के दौरान, एसेट सेल कर दिया साल के दौरान, या एसेट एक्सचेंज कर लिया किसी एक साल के दौरान, तो जनाब वो एसेट फर्ज करें कि आपके पास 6 महीने चलता रहा, तो उस एसेट की 6 महीनों की डेप्रिसिएशन भी आपने चार्ज करनी, ठीक है। और वो जो डेप्रिसिएशन होगी वो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और उसके अंदर आप उसको लेके जाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट के अंदर, और फिर वहां से आपको पता है कि क्योंकि एसेट आप डिस्पोज कर रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस अकाउंट जो है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर उसको दोबारा डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यानी कि हम लोग इसकी एक कंबाइंड एंट्री ये करते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बाय द अमाउंट, कि अगर वो जिस साल डिस्पोज हुआ है उस साल अगर वो थोड़ा सा यूज हुआ है। तो यहां पे एक और चीज आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ये भी आनी चाहिए। तो जनाब टोटल 6 चीजें हैं, जिसमें से एक चीज कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी, कैश जो मिला वो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इसकी क्रेडिट साइड पे आएगी, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्रेडिट साइड पे आएगी, इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस भी आपका क्रेडिट साइड पे आ जाए तो दिस मीन्स कि आपको लॉस हुआ है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस समझ लीजिए आपका डेबिट साइड पे आ जाए तो दिस मीन्स कि इट इज अ गेन ऑन डिस्पोजल, और ये जो दोनों चीजें हैं ये आपकी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल इक्वल। जब आप अकाउंट को इक्वल करेंगे तो यहां पे आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। सो दिस इज द अकाउंट ऑफ डिस्पोजल। हम इन्हीं 6 चीजों को ज़हन में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं 6 चीजों को ज़हन में रखते हुए सीधी सीधी अगर एंट्री बनानी हो तो क्या करेंगे। तो जनाब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहां पे ये किया है वैसे ही हम वहां पे वो कर देंगे। ले जनाब, क्या बात कर दी मैंने, यहां पे जो ये किया है वैसे ही वहां पे वो कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब, कैश आपको अगर आता है तो कैश अकाउंट को कर दें डेबिट, आपने कॉस्ट ऑफ एसेट को करना है क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ एसेट अकाउंट क्रेडिट, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को करना है डेबिट, ठीक है जी। यानी कि हर चीज जो आ रही है जो यहां पे डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है वो इन इटसेल्फ डेबिट हो रही है, तो वो हम लोग लिख रहे हैं। इसके बाद है जी न्यू एसेट अगर कोई आता है तो कॉस्ट ऑफ एसेट न्यू डेबिट होगा, ये वाला ओल्ड है, सॉरी ये वाला ओल्ड है। और इंश्योरेंस क्लेम अगर कोई मिलता है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो ठीक है, अदरवाइज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, या आप डेबिट कर देंगे अगर होगा तो। और इसके बाद छठी जो चीज है वो है जी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और जो कुछ बच जाएगा वो आपने डिस्पोजल में डाल देना। आपने डेबिट सारे जमा किए, क्रेडिट सारे जमा किए, और आपको पता चला कि क्रेडिट साइड शॉर्ट है, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो फिर आपका जो गेन ऑन डिस्पोजल है आ जाएगा, ठीक है जी, गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो उसे हम लॉस ऑन डिस्पोजल कहते हैं। तो जनाब ये है कंबाइंड एंट्री किसकी, आपके डिस्पोजल की। जब भी कभी एसेट आप सेल करेंगे, लॉस बाय फायर होगा या
कोई भी और मसला होगा, जब आपने इसकी डिस्पोजल की एंट्री करनी है तो आपने इस तरीके से करनी है, कैश डेबिट जो आपको मिला है कैश, नॉर्मली कैश आपको मिलता है, इस तरह की सिनेरियोज में आपको कैश देना नहीं पड़ता, कैश आया कैश डेबिट, एसेट जो चला गया उसकी कॉस्ट एसेट के अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे, एसेट जो चला गया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड एसेट के अकाउंट्स में से माइनस कर देंगे। अगर आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो साल के शुरू का बैलेंस पड़ा होगा ना, उसमें साल के एंड का बैलेंस तो नहीं पड़ा होगा, वो हम माइनस कर देंगे। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ एसेट, then we have insurance claims, depreciation for the year, और अगर आपके पास गेन आ जाए तो वो गेन ऑन डिस्पोजल यानी कि क्रेडिट साइड पे आएगा, और अगर आपके पास डेबिट साइड शॉर्ट आ जाए तो वो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। ठीक है जी, जाना अल्टीमेटली जो इस पूरी एंट्री को बैलेंस करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी गेन या लॉस में ही कंसिडर होगी। ठीक है जी, तो डिस्पोजल के अंदर अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। एक बच्चे ने कहा कि कैश पे करेंगे, नहीं देखिए नॉर्मली मैंने आपको बताया ना कि जब हम एसेट को सेल कर, एसेट हमारा इस तरह से डिस्पोज होता है तो हमें कैश रिसीव होता है। हाँ, अगर फर्ज करेंगे कोई ऐसा सिनेरियो हाइपोथेटिकल आ जाए जिसमें कैश पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर दें। ठीक है, इस एंट्री में फिर कैश डेबिट नहीं कैश क्रेडिट में लिखेंगे, जो पे किया है वो क्रेडिट में, जो रिसीव किया है वो डेबिट में। ट्रेड इन अलाउंस क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास कोई एक मशीन है या कोई एक चीज है जो आप ट्रेड कर रहे हैं किसी और चीज के साथ, ठीक है, तो उसकी जितनी वैल्यू मानी गई है कि यार ये आपके पास आपकी बुक्स में जितना मर्जी आ रहा हो, हमने इसको इतने का ही लेना है, ठीक है, तो इसे हम ट्रेड इन अलाउंस कहते हैं। जो एसेट आपने दिया है, ठीक है, वो ट्रेड इन अलाउंस जो है ना वो उसका वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, एक्सचेंज में, जी बिल्कुल। देखिए एग्जांपल लेते हैं एक्सचेंज की, कि आपके पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है जी 1 मिलियन, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी 0.7 मिलियन, और आपके पास उसकी डेफिनेटली नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है 1 मिलियन माइनस 0.7 0.3 मिलियन। अब आपने उसको एक्सचेंज किया, उन्होंने कहा है कि जो नया एसेट है न्यू एसेट की कॉस्ट है 1.5 मिलियन, और वर्ड यूज करता है ट्रेड इन अलाउंस फॉर ओल्ड एसेट। ट्रेड इन अलाउंस फॉर ओल्ड एसेट उसने माना है कि जनाब आपको 0.2 मिलियन इसका जो है ना वो मानना पड़ेगा, बस दैट्स इट, बाकी कैश में पे करना है, रिमेनिंग कैश में पे करना है, रिमेनिंग टू बी पेड इन कैश, बाकी आपने कैश में पे करना। तो जो ट्रेड इन अलाउंस होता है ना, दिस मीन्स के आपका जो एसेट है वो जो आपके पास 0.3 मिलियन का आ रहा था, इसकी जो बात मानी गई है वो इतनी है कि ये 0.2 मिलियन का है। आपके अकाउंट्स में इसकी 3 लाख रुपए WDV है, नेटबुक वैल्यू है, लेकिन उन्होंने कहा यार 3 लाख का है तो आपके अकाउंट्स में होगा, हम तो इसके 2 लाख रुपए देंगे, हम तो इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो हम कहते हैं यार अच्छा चलो ठीक है 2 लाख ही दे दो। तो रिमेनिंग 15 में से 2 लाख माइनस हुए, तो आपने फिर कैश कितना पे किया 13 लाख 1.3 मिलियन। तो ये ट्रेड इन अलाउंस होता है ना, दिस ओनली इंडिकेट्स कि आपका वो एसेट जो है उसकी कितनी वैल्यू उन्होंने मानी है, तो आगे आपको ये पता चले कि बाकी पैसे आपने कैसे पूरे किए। तो नाउ वी आर गेटिंग द आइडिया कि हमारा जो कैश हमने एक्सचेंज में पे किया है, ठीक है, कैश हमने एक्सचेंज में पे किया है, तो हमारे पास कैश एक्सचेंज में आ गया, तो कैश हमने पे किया तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है जी, 1.3 मिलियन से, तो 1.3 मिलियन से कैश हम करेंगे क्रेडिट। जो एसेट आपने दिया इसकी कॉस्ट कितनी थी 1 मिलियन, तो वो हम डेबिट कर देंगे 1, सारी चीजें अमाउंट्स में इकट्ठी मिलियन में लिख देता हूं। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस एसेट की कितनी थी 0.7 की। आपको पता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट को हमने क्रेडिट करना होता है, जो दिया है 1 से क्रेडिट,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.7 से डेबिट, ये भी हो गया। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो नया एसेट आया इसकी कॉस्ट कितनी है 1.5 मिलियन, तो वो डेबिट करनी है 1.5 मिलियन से। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है कुछ नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एसेट जो है वो ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में पे कर दिया। तो ये 4 फिगर्स थी हमारे पास जो हमने यूज करनी, ठीक है। ट्रेड इन अलाउंस सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि हमें पता चले कि हमने कितना कैश पे करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इधर देख लेते हैं, इधर सम है 1.3 और 2.3 और इधर सम है 2.2। किस तरफ शॉर्ट है? डेबिट साइड पे शॉर्ट है, तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि यस डेबिट साइड पे हमारा 0.1 का लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया, ठीक है जी। तो जो अकाउंट्स नहीं यूज होंगे वो ये वाला अकाउंट यूज नहीं होगा, कैश डेबिट नहीं होगा, इंश्योरेंस क्लेम, डेप्रिसिएशन, गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है। बहरहाल ये एंट्री आपकी बन गई है। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्रीज लिख दें। कैश देंगे तो क्रेडिट, कैश आएगा तो डेबिट, जो एसेट दे रहे हैं वो क्रेडिट, जो एसेट आ रहा है वो डेबिट, जो एसेट दे रहे हैं उसकी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीवेबल है तो ये आपका एक नया एसेट बन रहा है, इसको डेबिट कर दे। उस साल की डेप्रिसिएशन आपको डेबिट करनी पड़ेगी, जो एसेट जिस साल यूज हुआ है अगर उस साल, तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल में से कहीं और चला जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन। जी जनाब, हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन के में। वैसे तो हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोगों ने सारी ही चीजें कर ली हैं, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है विच इज कि अगर आप देखें हम लोगों ने बात की थी कि ये जितना भी आपका ये डेप्रिसिएशन का रेट है, डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ है या जो रेजिडुअल वैल्यू है, ये 3 चीजें, ये तीनों आपके एस्टिमेट्स होते हैं, ठीक है जी। और अगर कभी आपके एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने क्या करना है कि जिस डेट पे आपको लगता है कि यहाँ से ये चीजें जो है ना ये गलत हम लोग पीछे से कैलकुलेट कर रहे थे, तो आप अपनी इस गलती को ठीक कर रहे हैं। यानी कि जिस डेट तक आप डेप्रिसिएशन जैसे मर्जी चार्ज करते रहे उसको छोड़ दें और उसके बाद दोबारा से करेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज करके, जो उस सिचुएशन पे करेक्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए उसको कैलकुलेट करके उसको चार्ज करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल ये बस्कर गोल्ड पीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बॉट एन एसेट फॉर ₹20 मिलियन 3 years बैक। आज से 3 साल पहले उन्होंने एक एसेट परचेज किया था, ठीक है जी। और एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन इट वाज एस्टिमेटेड दैट इट हैज अ यूजफुल लाइफ फॉर 20 years। इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो 20 साल है, ठीक है। उस वक्त आपने सोचा था। देन 3 years have passed and in the 4th year as a result of new information it is found that the useful life of asset is only 10 years। अच्छा, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो अब 10 साल है। कौन सी? रिमेनिंग, यानी कि टोटल जो इसकी यूजफुल लाइफ है वो अब 14 साल थी, तो 13 साल थी। तो अब जो है ना वो आज से ऑनवर्ड इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो सिर्फ 10 साल है, 17 साल नहीं है, ठीक है जी। एंटिटी डेप्रिसिएट द एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन द ईयर ऑफ यूजिंग द ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ। यूजिंग द ईयर ऑफ यूजफुल लाइफ का क्या मतलब है कि हम यूजफुल लाइफ से परसेंटेज रेट निकाल सकते हैं। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, तो हम 1 by 1 चलते हैं। आपने एसेट लिया था 20 मिलियन का और आपने ये सोचा था कि ये 20 साल ही चलेगा, तो आपने पहले साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो कितनी चार्ज की होगी? आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी 20 सालों के लिए जो डेप्रिसिएशन रेट होता है वो 5% बनता है, यानी कि 1/20 ये 5% होता है और 20 का 5% 1 मिलियन ही होता है। तो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज की आपने वो 1 मिलियन चार्ज की। दूसरा साल आया, दूसरे साल में जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी वो भी 1 मिलियन चार्ज की होगी, क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे चल रहे हैं। तीसरा साल आया तो आपने तीसरे साल में भी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की वो 1 मिलियन ही चार्ज की, ठीक है। अच्छा, चौथे साल में आपको पता चला कि यार अब तो सिचुएशन डिफरेंट है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आज खड़े हैं, आप देख लें कि आपके एसेट की कॉस्ट कितनी है और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। तो हमने कहा कि एसेट की जो अब कॉस्ट हमारे पास जो बच गई है 20 मिलियन में से 3 मिलियन तो डेप्रिसिएट हो चुका है। अब एसेट की जो कॉस्ट है 4th ईयर में, अब आप ऐसे करें कि एसेट की जो कॉस्ट है वो है जी 17 मिलियन, ठीक है। और इसकी यूजफुल लाइफ देखें कितनी रह गई है, 10 साल। तो अगर 10 साल यूजफुल लाइफ है तो 1 over यूजफुल लाइफ आपका 10% का डेप्रिसिएशन रेट निकलता है। तो जब आपको पता चल जाए कि अब ये चेंज हो गया है, ये यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है, डेप्रिसिएशन रेट चेंज हो गया है, रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है, तो वहां से ऑनवर्ड आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लें। फॉर एग्जांपल आपके पास जो पिछले तरीके से या जो आप पिछले मेथड से जो जैसे आप पुराने पाकिस्तान में एंट्रियां किया करते थे, उस एंट्रियां करने के बाद आपकी जो नेट बुक वैल्यू बच गई थी
पिछले मेथड के थ्रू, तो आपकी वो 17 मिलियन बन गई थी। वही 17 मिलियन अब आप कॉस्ट अज्यूम करेंगे अगली कैलकुलेशन के लिए। तो 17 मिलियन जो है आपने उसकी डेप्रिसिएशन निकाली है जी 10% के हिसाब से, तो 1.7 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है वो ईयर 4 की होगी। और इसी तरीके से आगे चलते जाएं, ईयर 5 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी 1.7 मिलियन होगी, ईयर 6 की जो डेप्रिसिएशन है वो भी 1.7, 7th ईयर की भी 1.7 एंड सो ऑन। यानी कि जहां पे आपको पता चले कि एस्टिमेट चेंज हो गया है, ये जो आपका डेप्रिसिएशन का रेट है, यूजफुल लाइफ है, ये रेजिडुअल वैल्यू है, ये चेंज होनी चाहिए, तो आप वहां से ऑनवर्ड आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और उस हिसाब से कैलकुलेशन के दौरान जो भी आपकी जो वैल्यूएशन बच रही है आप उसको वैसे ही आगे लेके चलते जाएंगे। सो ये जो चेंज इन एस्टिमेट्स वगैरह का जो है ये आपके सिलेबस में एज सच इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको 2-3 मिनट में डिस्कस कर लिया ताकि अगर फर्स्ट करेंगे कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो या एमसीक्यूज आता है तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स जो है ना वो फिर भी इसको करा रहे होते हैं, शायद वो इसलिए करा रहे होते हैं कि उन्होंने कैफ 5 में भी ये चीज़ कराई होती है, तो यहाँ पे भी बच्चों को थोड़ा सा हिंट वगैरह इसका मिल जाता है। सो द थिंग इज कि आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखिए और इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए। क्वेश्चंस हम लोगों ने काफ़ी कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं बड़ी डिटेल से। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वर्किंग बैग और वो वाला सारा वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी कर ली है, कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV दोनों से बना लिया। तो दैट शुड बी इनफ फॉर टुडेज प्रैक्टिस। आप लोगों ने अब इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। कॉन्सेप्ट हमने सारा कंप्लीट कवर कर लिया है। ICAR के पास पेपर के सवाल करते रहें तो उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप लोग देना चाहते हैं तो वो आप दे लें, फिर उसके बाद हम सेशन का बाकायदा अख्ताम करते हैं।